ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं। 1942 का साल, दूसरा विश्व युद्ध और एक ऐसा मोर्चा जिसने आधुनिक इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं स्टालिनग्राड के युद्ध की। ये महज दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये दो विशाल शक्तियों के बीच एक ऐसी खौफनाक टक्कर थी जहां रणनीति, क्रूर शहरी युद्ध और कुछ कमांडरों के फैसलों ने इस भीषण संघर्ष का अंत तय किया। तो आइए इस ऐतिहासिक विश्लेषण में समझते हैं कि वहां असल में हुआ क्या था। जरा एक पल के लिए इस खौफनाक आवाज की कल्पना कीजिए। लाउडस्पीकरों पर टिक टिक करती एक घड़ी की आवाज और उसके बीच गूंजती ये चेतावनी। ये कोई आम प्रसारण नहीं था, बल्कि सोवियत संघ द्वारा जर्मन सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ने के लिए किया जा रहा एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। 1942 के उस कड़कड़ाते विंटर में पूर्वी मोर्चे की असली हकीकत यही थी। हड्डियां जमा देने वाली ठंड, गहरी निराशा और हर पल सिर पर मंडराती मौत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक अकेले शहर के लिए इतनी भारी कीमत क्यों चुकाई जा रही थी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उस समय के रणनीतिक संदर्भ को समझना होगा। स्टालिनग्राड तक पहुंचना कोई संयोग नहीं था। दरअसल यह शहर इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य बन चुका था। जर्मन छठी सेना यहाँ क्यों खींची चली आई? इसके पीछे तीन बहुत ही साफ और बड़े कारण थे। पहला, काकेशस के तेल क्षेत्र। जर्मनी का फ्यूल खत्म हो रहा था और उनके वॉर मशीन को हर हाल में इस तेल की जरूरत थी। दूसरा, वोल्गा नदी। ये सोवियत संघ के लिए एक तरह से जीवन रेखा थी, जहां से सारा माल और रसद सप्लाई होता था। इस नदी को काटने का मतलब था सोवियत अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ देना। और तीसरा कारण, जो शायद हिटलर की ईगो के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, इस शहर का नाम। ये सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन के नाम पर था। इस शहर पर कब्जा करना जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी वैचारिक और प्रोपेगेंडा जीत होती। अब इस पूरी लड़ाई का असली ड्रामा समझना है तो हमारा ध्यान उन दो चेहरों पर जाना चाहिए जिनके कंधों पर इस युद्ध का पूरा भार था। ये दोनों कमांडर बिल्कुल अलग-अलग दुनिया में जी रहे थे और उनके यही फैसले आगे चलकर इस लड़ाई का अंजाम तय करने वाले थे। इन दोनों की जमीनी सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे जर्मन कमांडर फ्रेडरिक पॉलुस, जो मीलों दूर बैठे हिटलर के एक कदम भी पीछे न हटने के आदेशों और हवाई आपूर्ति के उन वादों से बंधे थे जो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। उन पर नौकरशाही और हिटलर की जिद हावी थी। और दूसरी ओर थे सोवियत सेना के वसीली चुइकोव सीधे मलबे, धूल और खंडहरों के बीच अपनी 62वीं सेना के साथ डटे हुए थे। उनका संकल्प एकदम क्रूर था, या तो शहर की रक्षा करो या यही कोशिश करते करते अपनी जान दे दो। एक कमांडर कागजी आदेशों से बंधा था तो दूसरा पत्थरों और कंक्रीट के बीच अपने सैनिकों के साथ खून बहा रहा था। और इसी जमीनी लड़ाई ने एक ऐसा खौफनाक रूप ले लिया जिसे जर्मन सैनिकों ने नाम दिया रैटेनक्रीग, यानी चूहों का युद्ध। पारंपरिक युद्ध जहां आमने सामने मैदान में लड़ाई होती है, उसके सारे नियम यहां आकर पूरी तरह से खत्म हो गए थे। इतिहासकार एंटनी बीवर के ये शब्द उस भयावहता को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ते हैं। एक क्रूर अंतरंगता। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि आपका दुश्मन मीलों दूर किसी और मोर्चे पर नहीं है, वो उसी इमारत में है, उसी सीढ़ी पर है, या शायद अगली ही दीवार के पीछे है। ये लड़ाई कमरे दर कमरे और मंजिल दर मंजिल लड़ी गई। जर्मन सैनिक अगर एक मंजिल पर हैं तो सोवियत सैनिक उनके ठीक ऊपर या नीचे की मंजिल पर फर्श के छेदों से गोलियां बरसा रहे हैं। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। तो चीकोव ने किया क्या? उन्होंने अपनी रक्षा रणनीति को बेहद आक्रामक रूप दिया। बड़ी सेनाओं को भूल जाइए, उन्होंने 20 से 50 आदमियों की छोटी और तेज टुकड़ियां बनाई। जो इमारतें बमबारी में तबाह हो गई थी, उन्हें सोवियत सैनिकों ने अपने मजबूत ठिकानों में बदल दिया। यहां तक कि शहर के बदबूदार सीवर लाइनों का इस्तेमाल छिपकर पीछे से हमला करने के लिए किया गया। और ये देखिए, जब जर्मनों ने ग्रेनेड से बचने के लिए अपनी खिड़कियों पर तार के जाल लगाए, तो सोवियत सैनिकों ने अपने ग्रेनेड पर मछली पकड़ने वाले कांटे लगा दिए, ताकि ग्रेनेड जाल में फंसे और वहीं ब्लास्ट हो जाए। इस क्रूर लेकिन कमाल की इनोवेटिव रणनीति ने जर्मन सेना के भारी भरकम तोपखानों और टैंकों को पूरी तरह बेअसर कर दिया। लेकिन सच कहूं तो गोलियों और ग्रेनेड से भी ज्यादा खौफनाक वहां का माहौल था। प्रकृति दोनों तरफ के सैनिकों पर बिना किसी भेदभाव के कहर बरपा रही थी। तापमान गिरकर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। खाने की भयानक कमी थी। फ्रॉस्ट बाइट, गैंग्रीन और टाइफस जैसी बीमारियों ने सैनिकों को जिंदा लाश बना दिया था। और दवाइयां,
वो तो कब की खत्म हो चुकी थी। ये सोचना भी सिहरन पैदा करता है कि घायल सैनिकों की सर्जरी बिना किसी एनेस्थीसिया की जा रही थी। जरा इस विवरण पर गौर कीजिए। ये GUM डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में स्थित जर्मन मुख्यालय का हाल है, जहां गंदगी और इंसानी मल सैनिकों की छाती तक आता था। ये सिर्फ एक सेना की हार का दृश्य नहीं है, ये इंसानी सहने की क्षमता के पूरी तरह से टूट जाने का दृश्य है। गंदगी, बीमारी और मौत की बदबू ने उस पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। और इसी भयानक जद्दोजहद के बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, ऑपरेशन यूरेनस। और यहाँ हमें एक बेहद क्रिटिकल फैक्टर की बात करनी होगी जो अक्सर छिप जाता है, इंटेलिजेंस। इसी दौरान ब्रिटेन के ब्लेचले पार्क में मित्र देशों के कोड ब्रेकर्स ने जर्मन एग्निगुआ मशीन के सिग्नल्स को डिकोड करने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। इस अल्ट्रा इंटेलिजेंस ने सोवियत संघ को बता दिया कि जर्मन छठी सेना के किनारों की सुरक्षा बहुत ही कमजोर रोमानियाई और हंगेरियन सेनाएं कर रही हैं, जिनके पास न तो अच्छे हथियार हैं और न ही हौसला। बस इसी सटीक खुफिया जानकारी का फायदा उठाकर सोवियत सेना ने अपना जाल बिछा दिया। तो देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला। 19 नवंबर को सोवियत सेना ने उन कमजोर किनारों पर धावा बोल दिया। सिर्फ 4 दिनों के भीतर 23 नवंबर तक पूरी की पूरी जर्मन छठी सेना चारों तरफ से घिर गई। जो शिकारी बनकर आए थे वो अब खुद शिकार बन चुके थे। 18 दिसंबर को जर्मनों ने बाहर से घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी बुरी तरह फेल रही और 24 जनवरी आते आते हालत ये हो गई कि पोलोस के पास 18,000 तड़पते हुए घायल सैनिक थे और इलाज के नाम पर एक पट्टी तक नहीं बची थी। तो यहाँ जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है ये 105 टन। हिटलर ने अपनी घिरी हुई सेना को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा दिया था कि जर्मन वायुसेना यानी लुफ्टवाफे उन्हें हवा के रास्ते सारी रसद पहुंचाएगी। उस सेना को जिंदा रहने के लिए रोजाना कम से कम 750 टन सामग्री चाहिए थी, लेकिन असलियत में उन्हें औसतन सिर्फ 105 टन ही मिल पाया। ये प्रयास पूरी तरह से फ्लॉप रहा और 6वीं सेना धीरे धीरे भूखमरी से मरने लगी। और यहीं पर लीडरशिप का घमंड और अंधभक्ति एक पूरी सेना को ले डूबती है। जब पोलस के खुद के अधिकारियों ने मिन्नतें की कि हिटलर के आदेश को दरकिनार करो और घेराबंदी तोड़कर बाहर निकलो, तो पोलस ने अपनी सख्त आज्ञाकारिता के चलते साफ मना कर दिया। जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए और पोलस ने सरेंडर की परमिशन मांगी, तो हिटलर ने इसे सम्मान की बात कहकर ठुकरा दिया। उल्टा हिटलर ने पोलस को फील्ड मार्शल बना दिया। अब कैच ये था कि इतिहास में कभी किसी जर्मन फील्ड मार्शल ने सरेंडर नहीं किया था, यानी हिटलर परोक्ष रूप से कह रहा था कि तुम आत्महत्या कर लो। लेकिन पोलस ने ऐसा नहीं किया और अंततः अपने उसी बदबूदार बेसमेंट से आत्मसमर्पण कर दिया। 2 फरवरी 1943 आखिरकार स्टालिनग्राद में बंदूकों की आवाज शांत हो गई। लेकिन जब बर्फ पिघली तो जो मंजर सामने आया उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये युद्ध का वो विनाशकारी टर्निंग पॉइंट था जहां से वैश्विक स्तर पर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यह आंकड़े युद्ध की भयावह वास्तविकता को चीख कर बयां करते हैं। लगभग 91,000 एक्सिस सैनिक जिंदा पकड़े गए, लेकिन बीमारी, भूखमरी और सोवियत लेबर कैंप्स की क्रूरता की वजह से उनमें से केवल 5,000 से 6,000 सैनिक ही युद्ध के बाद कभी अपने घर लौट सके। रणनीतिक रूप से सोचें तो पूरे 1 साल में एक्सिस शक्तियों ने जो भी हासिल किया था वो सब मिट्टी में मिल गया। जर्मन सेना के कभी न हारने का जो मिथक था वो हमेशा के लिए टूट चुका था और सोवियत संघ ने युद्ध की ड्राइविंग सीट स्थायी रूप से अपने कब्जे में कर ली। स्टालिनग्राद महज एक जीत या हार की कहानी नहीं है, ये इंसानी सहनशीलता और विनाश की बिल्कुल चरम सीमा थी। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ बिना किसी शक के ये द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा और जरूरी टर्निंग पॉइंट था, लेकिन दूसरी तरफ जो कीमत चुकाई गई, लाखों जाने गईं, पूरा का पूरा शहर एक कब्रगाह में बदल गया। तो क्या किसी निश्चित रणनीतिक टर्निंग पॉइंट को हासिल करना कभी भी इस तरह के अथाह मानव नरसंहार को सही ठहरा सकता है? ये इतिहास का एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी आसान नहीं होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराई में फिर से उतरेंगे।